Hello students, the next topic is chelate effect, chelation and chelating ligands. So chelate effect क्या है देखिए, when a bidentate or polydentate ligand bind to same central metal atom or ion through its two or more donor atom forming a ring like structure is called chelation. The ligand forming ring structure is called chelating ligand. तो देखिए क्या होता है, जो बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड होता है, बाइडेंटेट में क्या होता है, दो डोनर एटम होते हैं, पॉलीडेंटेट में क्या होते हैं, तीन या तीन से अधिक डोनर एटम होते हैं जो किसी पर्टिकुलर सेंट्रल मेटल एटम से साइमल्टेनियसली ज्वाइन करते हैं। तो यदि हमारे पास किसी सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड होगा तो वो क्या करेंगे, अपने दो या दो से अधिक जो उस लिगेंड में डोनर एटम होंगे वो क्या करेंगे, वो सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे and the formation of that ring like structure around the central metal atom in a coordinate compound is called chelation, and the ligand which is forming a ring like structure around central metal atom is called chelating ligand. Now coordination compounds होते हैं जिनमें मतलब चिलेटेड लिगेंड लगे होते हैं उनके अराउंड, उनको हम बोलते हैं चिलेटेड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस या चिलेटेड कॉम्प्लेक्सेस। अब एक चीज़ है कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जिनमें चिलेटेड लिगेंड्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू दी अदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वेयर देयर आर नो चिलेटेड लिगेंड प्रेजेंट अराउंड देम। या मतलब ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनमें सिर्फ मोनोडेंटेड लिगेंड लगे हों सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड, वो कम स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू दोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच हैव चिलेटेड कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट अराउंड या चिलेटेड लिगेंड प्रेजेंट अराउंड देम. So this effect of higher stability of the chelated complexes in comparison to the complexes of monodentate ligand is called chelate effect. So जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इस कंपाउंड में हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन है Cu2 पॉजिटिव और इसके अराउंड दो हमारे पास क्या लगे हैं, बाइडेंटेट लिगेंड लगे हैं. दीज आर इथाइलिन डाइमीन ligand. This is one ethylene diamine, this is another ethylene diamine ligand. तो आप देख रहे हैं कि ये जो आपके बाइडेंटेड लिगेंड है दे आर फॉर्मिंग ए साइकिल लाइक स्ट्रक्चर, cyclic structure around the central metal ion, and this complex is a chelated complex. So यदि आप स्टेबिलिटी की कंपैरिजन करें चिलेटेड कॉम्प्लेक्स की, तो ये जो कॉम्प्लेक्स होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू अदर कॉम्प्लेक्सेस. फॉर एग्जांपल हम एक इसका मोनोडेंटेट का कॉम्प्लेक्स ले लें, जैसे CuNH3 4 कॉम्प्लेक्स ले लें और एक हम ले लें CuN4. तो आप देखेंगे कि जो CuN2 पॉजिटिव जो कॉम्प्लेक्स है वो ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपेरिजन टू CuNH3 4 2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स के कंपेरिजन में, क्योंकि ये जो है एक चिलेटेड कॉम्प्लेक्स होगा और जो अदर कॉम्प्लेक्स होगा दैट विल बी कॉम्प्लेक्स ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड. तो कॉम्प्लेक्सेस ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड जो होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं इन कंपेरिजन टू दी चिलेटेड कॉम्प्लेक्सेस. बात आती है कि जो मोनोडेंटेट कॉम्प्लेक्स के मोनोडेंटेट लिगेंड के जो कॉम्प्लेक्स हैं वो लेस स्टेबल होते हैं और चिलेटेड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं. तो क्यों होते हैं? तो देयर आर टू फैक्टर्स विच अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ चिलेटेड कॉम्प्लेक्सेस. एक है एंट्रोपी चेंज और दूसरा टेंडेंसी टू रीजॉइन. सो फर्स्ट फैक्टर को यदि हम डिस्कस करें तो एंट्रोपी चेंज यदि हम देखें तो हम एक चिलेटेड कॉम्प्लेक्स लेते हैं CuN2 पॉजिटिव और दूसरा लेते हैं CuNH3 4 2 पॉजिटिव. तो ये एक चिलेटेड कॉम्प्लेक्स है और ये कॉम्प्लेक्स है मोनोडेंटेट लिगेंड का. तो जैसे अभी हमने स्टडी किया कि चिलेटेड कॉम्प्लेक्स ये वाला कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए और ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है कम स्टेबल होना चाहिए. तो ऐसा हम एंट्रोपी चेंज जो होता है उसके बेस पे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है. यदि आप चिलेटेड कॉम्प्लेक्स को ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें मिलेगा Cu2 पॉजिटिव एंड 2 इथाइलिन डाइमीन मॉलिक्यूल, और यदि आप CuNH3 4 2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स को ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें मिलेगा Cu2 पॉजिटिव प्लस 4 NH3 मॉलिक्यूल. अब देखिए यदि आप फर्स्ट केस में जो एंट्रोपी चेंज लें दैट इज डेल्टा S1 दैट विल बी that is let equal to x1, this is entropy change in first reaction, और let in the second case delta S2 जो entropy change है let that is x2 entropy change for the second reaction. तो इस केस में क्या होगा, जो entropy change होगा x2
या जो डेल्टा S2 की वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू डेल्टा S1। अब डेल्टा S2 की वैल्यू डेल्टा S1 के कंपेरिजन में ज़्यादा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि अब देखिए प्रोडक्ट में हमारे पास यहाँ पे 5 पार्टिकल बन रहे हैं सेकेंड रिएक्शन में, बट इन द फर्स्ट रिएक्शन वी हैव जस्ट 3 पार्टिकल फॉर्मिंग। सो जब डिसोसिएशन से मोर नंबर ऑफ द पार्टिकल बन रहे हैं प्रोडक्ट में, तो इसका मतलब एंट्रोपी या जो डिग्री ऑफ रेंडमनेस है वो ज़्यादा होगी। स्कैटरिंग ऑफ द पार्टिकल ज़्यादा है, मतलब डिस्पर्सन ऑफ पार्टिकल ज़्यादा है या उसमें रेंडमनेस ज़्यादा है, तो हम बोलते हैं कि एंट्रोपी चेंज ज़्यादा है। तो आप देख रहे हैं सेकेंड केस में क्योंकि जो नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर्मिंग है डिसोसिएशन रिएक्शन में वो ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू द फर्स्ट केस, सो एंट्रोपी चेंज इन द सेकेंड रिएक्शन विल बी हायर देन द एंट्रोपी चेंज इन द फर्स्ट रिएक्शन। सो वी कैन सी हेयर डेल्टा S2 इज ग्रेटर देन डेल्टा S1। तो यदि डेल्टा अब कोई भी रिएक्शन जिसमें एंट्रोपी चेंज ज़्यादा होती है वो फेवरेबल होती है, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। जैसे मैंने प्लस 1 में स्टडी किया था कि फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टू अकर एंट्रोपी चेंज मस्ट बी हायर, या एंट्रोपी चेंज जो है दैट शुड बी पॉजिटिव, मतलब ज़्यादा एंट्रोपी होगी तो वो वाली रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगी, और जिसमें एंट्रोपी चेंज कम होगी वो उतनी ज़्यादा स्पॉन्टेनियस या लेस स्पॉन्टेनियस होगी। सो सेकेंड रिएक्शन इज मोर स्पॉन्टेनियस इन कंपेरिजन टू फर्स्ट रिएक्शन। सो मोर स्पॉन्टेनियस का मतलब ये ज़्यादा आसानी से होगी। ज़्यादा आसानी से होने का मतलब क्या है कि सेकेंड रिएक्शन में जो डिसोसिएशन है इस कम्प्लेक्स का वो ज़्यादा आसानी से होगा, और डिसोसिएशन ज़्यादा होगा तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। फर्स्ट केस में जो डिसोसिएशन है वो कम होगा क्योंकि इसकी स्पॉन्टेनिटी कम है। स्पॉन्टेनिटी कम होने से डिसोसिएशन कम होगा। डिसोसिएशन कम होने का मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स आपका प्रोडक्ट में चीज़ नहीं होगा, मतलब डिसोसिएशन इस कॉम्प्लेक्स का नहीं होगा और ये कॉम्प्लेक्स जो ज़्यादा स्टेबल होगा। सो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर विच एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ चिलेटेड complexes. The second factor which explain the stability of chilated complex is tendency to rejoin। मतलब सेकेंड कौन सा फैक्टर है जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है, तो वो है टेंडेंसी टू रिजॉइन द ब्रोकन एंड्स। तो देखिए लेट हमने जो फर्स्ट वाले केस में लिया था एग्जांपल CuN ट्वाइस, तो इसमें आप देखते हैं कि यदि आप इसकी डिसोसिएशन देखें तो कैसे होगा। जो NH2 ग्रुप का कोऑर्डिनेट बॉन्ड है सेंट्रल मेटल आयन Cu2 पॉजिटिव से, वो दो एंड से हो रहा है, एक इस एंड से हो रहा है, एक इस एंड से हो रहा है, इथाइलिन डाइमीन जो आपका लिगेंड है। तो यदि डिसोसिएशन होता भी है लिगेंड का ड्यूरिंग द डिसोसिएशन, तो ये जो लेट एक एंड जो है इस इथाइलिन डाइमीन मॉलिक्यूल का लेट ब्रेक डाउन होकर इससे दूर चला जाता है सेंट्रल मेटल एटम या आयन से, बट सेकेंड पार्ट जो है इस लिगेंड का दैट इज स्टिल रिमेन जॉइंट टू द सेम सेंट्रल मेटल आयन। तो क्या होगा, ये जो इसका ब्रोकन एंड है लिगेंड का, इसकी वापिस इसी सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ने की टेंडेंसी ज़्यादा है, बिकॉज इसका एक एंड अभी भी इसी सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ा हुआ है। सो जो ब्रोकन एंड है लिगेंड का दैट कैन अगेन कम बैक टू द सेम ओरिजिनल पोजिशन एंड कैन reform the coordinate bond, and hence the dissociation of this complex will not be easy। बट यदि आप सेकेंड कॉम्प्लेक्स की बात करें CuNH3 4 2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स की, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स जब डिसोसिएट होगा तो Cu2 पॉजिटिव प्लस 4NH3 मॉलिक्यूल बनाएगा, और ये जो 4NH3 मॉलिक्यूल है ये सॉल्यूशन में डिस्पर्स हो जाएंगे, फैल जाएंगे, मतलब सेंट्रल मेटल आयन से दूर चले जाएंगे, और अल्टीमेटली इनका दोबारा से इस सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर जो अटैक होगा वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, एंड हेंस टेंडेंसी टू रिफॉर्म टू रिफॉर्म ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स CuNH3 4 2 पॉजिटिव वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। सो इन द चिलेटेड कॉम्प्लेक्स इफ वन ऑफ द डोनर एटम बाउंड टू सेंट्रल मेटल आयन ब्रेक्स, अदर मे स्टिल बी इंटैक्ट ऑफ द चिलेटेड लिगेंड। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा कि एक लिगेंड, एक एंड जो लिगेंड का यदि जुड़ा है और दूसरा यदि टूटा है, तो क्या होगा, जो दूसरी वाला एंड है जो टूटा है उसका दोबारा से उसी ओरिजिनल पोजीशन पे आने की जो कैपेसिटी है, टेंडेंसी है, वो ज़्यादा होगी। ये कब होगा, जब हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, या तो बाइडेंटेट होगा या तो पॉलीडेंटेट होगा। उसी केस में यदि एक एंड टूटा है तो दूसरा एंड जो है ज्वाइंट रहेगा, बट यदि आप मोनोडेंटेट लिगेंड है तो आपका ये वाला पार्ट भी अलग हो जाएगा, यहाँ से अलग हो जाएगा लिगेंड, तो अल्टीमेटली उनकी जो दोबारा से सेम सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर अटैक करने की जो कैपेसिटी होगी वो कम हो जाएगी। So its tendency to rejoin back to same central metal ion is higher in case of bidentate ligand or polydentate ligand, which adds to the higher stability of the chelated complex. Next
टॉपिक इज कोऑर्डिनेशन नंबर. सो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इज़ द नंबर ऑफ द डोनर एटम ऑफ द लिगेंड ज्वाइनिंग टू अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन. तो कितने एटम जो हैं लिगेंड के वो सेम सेंट्रल मेटल एटम या आयन से जुड़ रहे हैं थ्रू अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दैट इज़ कॉल्ड अ कोऑर्डिनेशन नंबर. जैसे आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स है हमारे पास COCl3 NH3 थ्राइस. तो यदि आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन कोबाल्ट, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का जो होगा, देखिए 3 इसमें लगे हैं Cl नेगेटिव और 3 लगे हैं आपके NH3, तो 3 + 3 यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर जो है CO3 पॉजिटिव का वो 6 आ जाएगा. बट यदि आप अदर केस की करेंगे, केस की बात करें जैसे FeC2O4 3 नेगेटिव जो कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें हमारे पास आयरन के साथ ऑक्सीडेट आयन लगे हैं, 3 ऑक्सीडेट आयन, जिससे CO नेगेटिव. तो आप देखेंगे क्योंकि ये जो ऑक्सीडेट आयन है इट इज़ द बाइडेंटेड लिगेंड और इसमें 2 डोनर एटम होते हैं जो साइमल्टेनियसली कोऑर्डिनेट करते हैं सेंट्रल मेटल आयन Fe3 पॉजिटिव से. तो टोटल यहाँ पे क्योंकि एक लिगेंड के पास यदि 2 डोनर एटम है तो 3 के पास कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे. तो अल्टीमेटली इस केस में भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा. सो कोऑर्डिनेशन नंबर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द डोनर एटम ऑफ ऑल द लिगेंड विच आर ज्वाइनिंग टू द सेम सेंट्रल मेटल एटम और आयन थ्रू द कोऑर्डिनेट बॉन्ड. अब देखिए नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन. किसी सेंट्रल मेटल एटम या आयन के ऊपर हम जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो इसमें एक जनरल फार्मूला जो हमें मतलब ध्यान में रखना होता है वो क्या है? सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड दैट शुड बी इक्वल टू द टोटल चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स. जैसे हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस जो चार्जेस हैं इन लिगेंड्स के ऊपर, इन सभी का जो सम है दैट शुड बी इक्वल टू दी टोटल चार्ज कैरिड बाय दी कॉम्प्लेक्स आयन. तो लेट हमने क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है सेंट्रल मेटल आयन का, कोबाल्ट का. तो इसको आप x मान लो. क्लोराइड में 1 नेगेटिव होता है तो 1 प्लस हमारे पास 5 जो है न्यूट्रल NH3 मॉलिक्यूल है, NH3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई चार्ज 0 एंड दैट शुड बी इक्वल टू टोटल चार्ज दैट इज इक्वल टू +2. सो यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी कैन ऑब्टेन x इक्वल टू +3. So oxidation number of cobalt in this case is +3. So in this way we can calculate the oxidation number of any of the central metal atom or ion in a coordination complex. मतलब जो total charge carried by the complex ion है that should be equal to the sum of all the oxidation number of the central metal atoms plus charges carried by the ligands. Next is homoleptic and heteroleptic complexes. So homo again stand for same, hetero stand for different. सो होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस और हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है? देखिए कॉम्प्लेक्सेस विद वन काइंड ऑफ द डोनर एटम आर कॉल्ड होमोलिप्टिक, व्हाइल दोज विद डिफरेंट काइंड ऑफ डोनर एटम आर कॉल्ड हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही टाइप के लिगेंड प्रेजेंट हो ज्वाइंट किसके साथ? सेंट्रल मेटल एटम के साथ, उनको बोलते हैं होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स. और जहाँ पे हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ डिफरेंट टाइप के लिगेंड जुड़े हैं उनको हम बोलते हैं हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स. जैसे आप फर्स्ट केस में देख सकते हैं NiNH3 पॉजिटिव में हमारे पास एक ही टाइप के लिगेंड NH3 है जो जुड़े हैं निकल 2 पॉजिटिव के साथ. सो दिस इज ए होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स. और जो सेकंड कॉम्प्लेक्स है NiCl2H2O4, इसमें आप देख रहे हैं दो हमारे पास एक टाइप के लिगेंड है और चार दूसरे टाइप के लिगेंड है. तो these are heteroleptic type of the coordination complexes. Thank you.